अब कल ही भारत के जो सेनापति है वो नेपाल आए हैं। ऐसा अभी के वक्त में कहा जा रहा है कि उन्होंने बालेंद्र शाह से मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रपति से मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। क्या हो सकता है सर अभी के वक्त में उनका नेपाल के जो भ्रमण का मकसद? देखो सुमन भाई, वैसे तो ये एक रेगुलर कस्टम्स है जी। जो भी नया भारत का कमांडर इन चीफ होता है उसको ऑनररी नेपाल की तरफ से भी जनरल का पद दिया जाता है। हाँ। हमारे सीएनसी को भी वही रेसिप्रोकल होता है। जी। तो दिस इज कस्टमरी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आवर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अवॉइडिंग मीटिंग भारतीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। I think both the commander-in-chief, Nepalese plus Bharatiya, they would be able to convince our Prime Minister the importance of his visit to Bharat जी। in context of the forthcoming BRICS summit. हाँ। I think the Indian CNC will be able to convince our Prime Minister. जी। And our Prime Minister should be able to put our Nepalese position clearly in the new world order हाँ। and our role in BRICS future plans. ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अभी तक जितना भी प्रयास भारत के तरफ से हुआ है वो नाकाम हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर को भारत बुलाने में। तो इसीलिए इसको प्रीपोन किया गया। मेरे ख्याल से ये 2 महीने 3 महीने बाद हो सकता था, पर इसको प्रीपोन करके ये ताकि 20 दिन पहले या आप कर सकते हो 20-22 दिन पहले ब्रिक्स समिट से पहले इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इस विजिट को। एंड आई थिंक एंड आई होप that both of the CNC would be able to convince our Prime Minister of the importance of BRICS plus the importance of India's visit, Bharat's visit. जी। जैसे भारत के जो प्रधान सेनापति नेपाल आए हैं इस संदर्भ में भी नेपाल में तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि नेपाल को दबाव देने के लिए भी आया हो सकता है, ऐसा भी बोल रहे हैं। क्या संभावना है ऐसा कुछ अभी के वक्त में? मैं जहाँ तक जैसे नेपाल ने भारत को इग्नोर किया है, मेरा जो मोदी जी के विषय में जो स्टडी है, आई डोंट थिंक मोदी जी दबाव का राजनीति करते हैं, वो कन्विंस करने की राजनीति करते हैं। जी। ही डजंट फोर्स एनीवन, बट ही मेक्स एवरीवन टू रियलाइज द फैक्ट, और अपना देश का इंटरेस्ट भी वो बता देते हैं। नॉट ओनली भारत बट इवन द डील दैट भारत वांट्स टू डू विद नेपाल, उसका इम्पोर्टेंस, नेपाल को क्या फ़ायदा होगा वो कन्विंस कराना चाहते हैं। वो कन्विंस करने की पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं मोदी जी, नॉट कन्फ्रंटेशन। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मोदी जी के तरफ से कोई प्रेशर होगा। प्रेशर का जो रिलेशन है वो हरदम सस्पेंस में रहता है। जिस दिन प्रेशर कम हुआ या किसी दूसरे फोर्स ने उस प्रेशर को कम कर दिया तो नेचुरली ही विल बी नेग्लेक्टेड। तो भारत को नेग्लेक्ट होना तो नहीं चाहता है वो तो नेपाल से कोऑपरेट करके आने वाले जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें नेपाल का सहयोग चाहता है, साथ चाहता है, सहयोग से भी अधिक साथ चाहता है, ताकि हम दोनों देशों में जिस बॉन्डेज से हम लोग बंधे हुए हैं, हमारा सभ्यता, आस्था और संस्कृति, इस पर निर्भर करना चाहिए हमें। और मोदी जी प्रेशर राजनीति नहीं करते हैं। अभी के वक्त में देखें तो जैसे सेनापति जी नेपाल आए हैं भारत के, उन्होंने नेपाल के जो प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल हैं उनसे भी अब बातचीत करने के लिए कार्यतालिका तैयार हो रहा है। अब राष्ट्रपति कार्यालय में ही उनके जो दर्जानी दे रहे हैं नेपाल की तरफ से उनको सेनापति के लिए। अब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जो
खुद ही परराष्ट्र मंत्री भी हैं, उनसे मिलने वाले हैं। ऐसे देखें तो अभी के वक्त में या बोलूँ रक्षा मंत्री भी बालेंद्र शाह हैं, उनसे अभी के वक्त में वो लोग मिल रहे हैं। क्या संभावना है, क्या क्या बातचीत होगी वहाँ पर? नेपाल और भारत के रिश्ते ऐसे कुछ अच्छा होने की संभावना है अभी के वक्त में? जैसे इंडिया के जो प्रधान सेनापति नेपाल आए, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से मिलकर, नेपाल के राष्ट्रपति से मिलकर नेपाल और भारत का जो रिश्ता अभी के वक्त में है वो और भी अच्छा होने की संभावना है। क्या मानना है आपको अभी के वक्त में? इसको ऐसा लेना चाहिए, आजकल मिलिट्री डिप्लोमेसी भी होता है। व्हेन रेगुलर डिप्लोमेसी फेल्स and your economic diplomacy fails, then this is the third option. ये हर देश में होता है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो सेनापति हैं उनसे तो रेगुलर ये मीटिंग है, दिस इज कॉजुअल मीटिंग है। वो अपना और भारतीय सेना और नेपाली सेना का जो रिलेशन है, फ्रॉम ब्रिटिश रूल टाइम हम लोग का रिलेशन है। बिल्कुल। तो दिस इज नॉट नथिंग न्यू, बट अभी जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, अभी का जियोपॉलिटिक्स में सिक्योरिटी का क्या महत्व है और नेपाल किस जगह स्टैंड करता है, उसके लिए वो सक्षम है कि नहीं, भारत किस किस फील्ड में नेपाल को सक्षम बनाने के लिए मदद कर सकता है, उसका ऑफर होगा। पहली बात। दूसरी बात, आज जो नेपाल में हमारे डे टू डे चीज़ का जो कमी हो रहा है और जो सप्लाई चेन है उसको कैसे मजबूत किया जाए, मेरे ख्याल से वो भी एक एजेंडा होगा हमारे CNC के साथ। उसी के आधार पर ही नेक्स्ट रिलेशन आगे बढ़ेगा और उसी के आधार पर when they come to a conclusion, both the CNCs, then they will jointly convince our Prime Minister. First they will consult with each other all the topics they want to discuss. तो हमारे ख्याल से उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से उनका मुलाकात होगा दोनों का, और दोनों मिल के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करके अपने लाइन में लाना कोशिश करेंगे। नेपाल के सेनापति ने भी और भारत के सेनापति ने भी। अभी जितना इम्पोर्टेंस और जितना डिपेंडेंसी नेपाली सेना के ऊपर हमारा प्राइम मिनिस्टर का है, उतना कभी भी नेपाल में नहीं हुआ। जी, अभी के वक्त में नेपाली सेना की तरफ से जो स्केड्यूल भारतीय सेनापति के बोलकर ऐसा बाहर आए हैं, उनमें नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से भी वो मिलने की कार्यतालिका तैयार हुआ है। अब ऐसे देखें तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ऐसा शख्स है जो लंबे समय से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उस वक्त से कूटनीतिक प्रोटोकॉल बोल के उन्होंने अपने बराबरी के या बोलूँ अपने बराबरी से नीचे की कोई भी लोगों से मिलने के लिए वो राजी नहीं हो रहे थे। अब भारत के जो सेनापति आए हैं, प्रधान सेनापति, उनसे मिलेंगे या उन्होंने अपना जो प्रोटोकॉल बनाया है कूटनीतिक प्रोटोकॉल बोल के उनको तोड़ेंगे? क्या संभावना है? उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। फिर उसके भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे CNC जी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज और मॉनिटर कर रहे हैं। ही विल बी देयर, वो भी वहीं पर रहेंगे उस मीटिंग में। वो दोनों मिलके एक कॉमन एजेंडा में हमारे प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करेंगे। उसमें बल होगा मेरे ख्याल से। प्रोटोकॉल का अब कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल का तो पहले ही टूट चुका है। अब वो मिलेंगे। एक ही चीज़ क्लियर करना है नेपाल का हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और वो संदेश लेके जाना है दिल्ली इंडियन CNC को कि नेपाल, वेयर डज नेपाल स्टैंड इन द न्यू कमिंग वर्ल्ड ऑर्डर। जी, और ब्रिक्स में आएंगे कि नहीं आएंगे, या उससे पहले बिफोर ब्रिक्स समिट वो भारतीय PM से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसका कल एक फाइनल डिसीजन होगा। जी, अभी के वक्त में देखें तो नेपाली कांग्रेस की
एक दूसरी गुट है जो शेरबहादुर देउवा जी के नेतृत्व में है। उन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट जारी करके या बोलो उनके जो मीटिंग है उनसे डिक्लेयर किया है कि अब वो सनातन धर्म की पक्ष में खड़ा होंगे। उन्होंने अब कांग्रेस की जो पहले जो विशेष महाधिवेशन हुआ जिसे गगन थापा को उसके नेतृत्व बनाया गया, सभापति बनाया गया, और वहाँ से बाहर रहने वाले जो कांग्रेसी लोग हैं उन्होंने कल एक मीटिंग करके उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अब नेपाली कांग्रेस सनातन धर्म के पक्ष में रहेंगे। यहाँ तक कि शेरबहादुर देउवा जी ने खुद भी मैं भी हिंदू हूँ ऐसा उन्होंने बोला है। क्या अब ऐसे नेपाल की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा, क्या होगा अभी के वक्त जहाँ में देखें तक तो? हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना वो कांग्रेस के बस की बात नहीं है। वो उसमें कांग्रेस नहीं कर सकता अभी के वक्त? कैसे कर सकता है, एक पार्टी कैसे कर सकता है जब तक सारी जनता उसके पक्ष में न हो। हाँ उसके लिए तो जनमत संग्रह चाहिए ना। फिर भी वो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। जी वो सनातनी पहचान कायम करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं। जी। नेपाल भी नहीं चाहता है, इसलिए वो अनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। पहली बात ये। अगर दूसरी बात जिस तरह इन्होंने डिसीजन किया है, 5 पॉइंट में डिसीजन किया है, और लीडरशिप कांग्रेस का जब तक नया लीडरशिप निर्वाचित नहीं होता तब तक के लिए तो शेरबहादुर जी के ही लीडरशिप को इन्होंने माना है। विथ द अदर पार्टी, गगन पार्टी वोंट एक्सेप्ट। तो एक ही उपाय था कि 15th जनरल जो मीटिंग है इन लोगों का, जो महाधिवेशन है 15वां, उसमें एक दोनों पक्ष को मान्य किस्म का एक संयंत्र बना के उसके अंडर ये 15वां महाधिवेशन होना चाहिए। वो तो इन्होंने किया नहीं। हाँ। इन्होंने अपने को कांग्रेस का लीडर चुन लिया, और उन्होंने जो 15वां महाधिवेशन है उसका संयोजक उन्होंने टोक दिया, अपॉइंट कर दिया शशांक को। विच द अदर साइड वोंट एक्सेप्ट। ये कोई अपना डिसीजन दूसरे पक्ष में अगर आपको लादना है तो कभी भी मेल तो नहीं हो सकता है ना। अभी के वक्त में देखें तो देउवा जी के जो अभी के ये समूह है या बोलूँ गुट है, उनको तो जो विशेष महाधिवेशन हुआ नेपाली कांग्रेस की, उनसे तो ये लोग बाहर है। अदालत ने भी और निर्वाचन आयोग ने भी गगन थापा को सपोर्ट किया है। उसके जो समूह है उसको आधिकारिकता दिया है, वो ऑथेंटिक है ऐसा उन्होंने बोला है। अब ऐसे देखें तो जैसे यहाँ पर जो शेरबहादुर देउवा के गुट था, उन्होंने अब जो घोषणा किया इससे कुछ बदलाव आएगा या बोलूँ कितना मान्य होगा उनका जो स्टेटमेंट है? मैं तो समझता हूँ कि शेरबहादुर जी का जो निर्णय हुआ है 5 पॉइंट जो डिक्लेरेशन किया है, उससे कांग्रेस का यूनिफिकेशन और दूर चला गया है। अंडर शेरबहादुर जी प्रेसिडेंटशिप ऑफ पार्टी ये संभव नहीं है। ही शुड गिव अप दैट पोस्ट, ही शुड नॉट क्रिएट दैट पोस्ट अनटिल एंड जब तक 15वां महाधिवेशन से नया हो तब तक के लिए एक कमिटी बना के उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना चाहिए। अभी जैसा है स्टेटस क्यू मेंटेन करके एक निष्पक्ष आयोग गठन करके उसके द्वारा जब तक आप 15वां महाधिवेशन कंडक्ट नहीं करोगे उसको दूसरा पक्ष मान्यता ही नहीं देगा तो मिलन कहाँ से होगा। आई थिंक ही हैज गॉन मूव्ड अवे फ्रॉम द यूनिफिकेशन। अब जैसे देउवा जी के समूह निर्णय पर निर्णय कर रहे हैं, घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, क्या अब ऐसे कांग्रेस एक होगा? और क्योंकि अभी के वक्त में देखें तो कांग्रेस में दो धार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो इंडिया के साथ लंबे समय से रिश्ता रखता है, शुरुआती चरण से भी इंडिया से सपोर्ट ले रहा है कांग्रेस ने। अभी जो दो गुट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब जैसे देउवा जी के जो समूह है उन्होंने यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, कुछ करने के लिए यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। अब क्या होगा? देउवा और
गगन थापा के बीच में अब एकता संभव है और नहीं? क्या मानना है आपको अभी नहीं, के वक्त में? हमारे जितने भी पुराने पार्टीज हैं, नॉट ओनली कांग्रेस, हर एक पार्टी का लीडर ने जो हमारा दोनों लेबर्स हैं, नेबर्स हैं, उनसे एक स्थिर संबंध रखने के बदले में दोनों के एक आपस से लड़ा के अपना स्वार्थ पूरा किया है। जी। ये भारत भी नहीं चाहता, मेरे ख्याल से चाइना भी नहीं चाहता। ऐसी हालत में यहाँ पर पहले हमें राजनीतिक स्थिरता चाहिए। यहाँ राजनीतिक स्थिरता जो हम लोग समझ के बैठे थे कि नया पार्टी को 2/3 देने के बाद वो हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता आएगा, वो अभी तक नहीं आया। हमारे यहाँ शांति भी नहीं हो रहा है, हमें हर चीज़ का किल्लत है। अभी हमारे यहाँ जो कुकिंग गैस है, हाँ, उसका अभाव है, इसको राशनिंग किया जा रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि जब तक आप आइडेंटिटी नहीं दिखाओगे, नेपाली नागरिकता का आइडेंटिटी या परिचय पत्र जब तक नहीं दिखाओगे, तब तक आपको गैस तो नहीं मिलेगा। जी। इसका मतलब जो यहाँ पर नेपाली हैं जिसके पास नागरिकता न हो, जो 16 साल के हैं, जी, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी तो कमरा लेके बैठे हुए हैं, उनके पास अगर नागरिकता न हो तो उनको गैस नहीं मिल रहा है। और उससे भी डेंजरस बात यह है कि काठमांडू वैली में हमारे ख्याल से 6 लाख से अधिक तो इंडियंस हैं, भारतीय हैं। जी, उनको गैस कैसे मिलेगा? दिस में बिकम इशू बिटवीन भारत एंड नेपाल। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय एम्बेसडर इस इशू को उठा ले, जी, तो कैसे देंगे भारतीय नागरिक जो यहाँ पर है? दिस इज़ एन वेरी सीरियस इशू। मेरे ख्याल से इस इशू को आज दोनों कमांडर इन चीफ भी इसको डिस्कस करके बालन शाह को कोई सलाह देंगे, मेरे आई थिंक सो। अब क्या करते हैं देखा जाए, पर दिस हैज़ बिकम अ इशू बिटवीन भारत एंड नेपाल। ये सिर्फ नेपाल का इशू नहीं है, नेपाल का परिचय पत्र, आइडेंटिटी, नागरिकता या परिचय पत्र का नहीं है। यहाँ नेपाल का परिचय पत्र और नागरिकता बिना मेरे ख्याल से 50 लाख जी, कम से कम उतने भारतीय नेपाल भर में, उन लोगों को गैस कैसे मिलेगा? ये एक रेजिमेंटेशन ऑफ आर नेसेसरी गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स का रेजिमेंटेशन हो रहा है। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल में ले रहा है, विच इज़ अ डेंजरस मूव विच दिस गवर्नमेंट इज टेकिंग। इसको नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, जी, मैंने इन लोगों का जो अधिवेशन हुआ, यह राष्ट्रीय भेला जो हुआ है कांग्रेस का, शेर बहादुर गुट का, उसमें शेखर गुट भी शामिल था। जी, लास्ट में तो न शेखर फाइनल डे में था, आखिरी दिन में, क्लोजिंग डेट में तो नहीं था। इवन नेक्स्ट टू शेर बहादुर, पूर्ण बहादुर खड़गा जी भी नहीं थे। हाँ, और वहाँ पर उनको चिल्ला चिल्ला के आवेश में आके कहना पड़ा कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू हूँ, 3 बार चिल्लाना पड़ा। जी, वो किसको जवाब दे रहे थे? हमें नहीं, वहीं अपने कार्यकर्ता को जवाब दे रहे थे। उनका सनातनी परिचय का जो इन्होंने जो वहाँ पर कन्विंस करना चाहा अपने कार्यकर्ता, उससे उन्हीं के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। ये अधूरा डिक्लेरेशन है, जी, उसका गारंटी नहीं है कि यूनाइटेड कांग्रेस उस इशू को आगे बढ़ाएगा। जी। अब जैसे आपने कहा कि यहाँ पर गैस की दिक्कत है, कई सारे दिक्कत है, उसके बावजूद नेपाली कांग्रेस का जो राष्ट्रीय भेला हुआ, उसमें ये सारे बात को छोड़कर धर्म के मुद्दे को उठाया गया। फिर भी वो अभी के वक्त में देखें तो आधिकारिक कांग्रेस भी नहीं है। अब ऐसे कैसे नेपाली राजनीति में उन्होंने प्रभाव जमाएंगे? अब जैसे ही उन्होंने घोषणा किया है, कुछ तो राजनीतिक प्रभाव तो बनना चाहिए अभी के वक्त में, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री होने वाले शेरबहादुर देउवा खुद उपस्थित कार्यक्रम में उनके ही गुट ने कहा है कि अब नेपाल सनातन धर्म के पक्ष में रहेंगे, हम उनके पक्ष में रहेंगे, ऐसा कहा है। अब वो कांग्रेस की आधिकारिक या बोलूँ
आधिकारिक पक्ष भी नहीं है। अब ऐसे वक्त में उन्होंने जो भी बोला है अभी के वक्त में वो बेला में, क्या उसको आधिकारिक मान सकते हैं? इसकी वजह से नेपाल के राजनीति में कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा अभी के वक्त में, क्या मानना है आपको? देखो, मैं तो ये मानता हूँ सुमन भाई कि अकेले नेपाली के प्रयास से नेपाल सनातनी राष्ट्र डिक्लेयर नहीं हो सकता है जी। हमें भारत का भी समर्थन चाहिए। उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि करीब करीब जो 300 करोड़ सनातनी दुनिया भर के हैं, उनका केंद्र नेपाल बनना चाहिए। कोई न कोई मेरे ख्याल से प्रोमिनेंट एक नेपाल के कोई सिटीजन उस लाइन में नेपाली जनता को आह्वान करेंगे। इट मे बी द लेट किंग हिमसेल्फ, जो नेपाल को सनातनी सभ्यता, आस्था और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए 3.5 अरब 3 बिलियन जो के करीब करीब जो अप्रॉक्सीमेटली सनातनी है दुनिया भर को, वो अपील अगर कर दे लेट किंग और उसका लीडरशिप मोनार्की ले, राज संस्था ले जी, तो मेरे ख्याल से नेपाल तभी यहाँ पर सनातनी राष्ट्र हो सकता है। उसी वक्त उसका कस्टोडियन, जी, पैट्रन राष्ट्र संस्था को 300 करोड़ सनातनी जब प्रेशर डालेंगे तभी होगा। ये शेर बहादुर या ओली या ई पार्टी के कहने पर नहीं होगा। उस वक्त यहाँ पर अंतर विरोध होगा। जी, पर जब 300 करोड़ सनातनी नेपाल को अपना केंद्र मान के उस 300 करोड़ का केंद्र का कस्टोडियन राष्ट्र संस्था को मान ले तभी हो सकता है। मेरे ख्याल से कुछ दिन में जी, लेट किंग डिक्लेयर करेंगे या नहीं तो कोई एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन जिसका आम जनता में अच्छा छवि हो वो डिक्लेयर करेगा। उनके पीछे नेपाली, सिर्फ नेपाली नहीं, भारतीय सनातनी, बाहर बैठे अमेरिकन सनातनी, यूरोप में बैठे सनातनी करीब 25 देश में है जी, सिग्निफिकेंट नंबर में, और वो सब वेल टू डू हैं, चाहे जिस फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड में हो, प्रोडक्शन फील्ड में हो, इनोवेशन के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, आईटी क्षेत्र में हो, मेडिसिन में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, सब में वो लोग प्रोमिनेंटली आगे बढ़ रहे हैं और कंट्रोल भी है उनका इस जी, समुदाय का। तो वो जब नेपाल को केंद्र घोषित कर देंगे उसके साथ ही हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगा और शांति भी आएगा, पीस भी आएगा। जी। ओके सर, आपने आपका कीमती वक्त देकर हमारे साथ बातचीत किया। इस समय और संवाद के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। थैंक यू।